हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट सिंटैक्स। सो सिंटैक्स में हम देखेंगे डीप एंड सरफेस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी, रिकर्शन। सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। सिंटैक्स सिंटैक्स इन इंग्लिश इज़ द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। सिंटैक्स का क्या मतलब है इंग्लिश में? जो अरेंजमेंट है वर्ड्स हैं, मतलब वर्ड्स की अरेंजमेंट और फ्रेजेस को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में कंस्ट्रक्ट करना, उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। अब यहाँ पे क्या बताया गया है? इफ़ यू चेंज द पोजीशन ऑफ इवन वन वर्ड, अगर आप एक वर्ड की पोजीशन को चेंज करते हो, इट्स पॉसिबल टू चेंज द मीनिंग ऑफ द इंटायर सेंटेंस। तो ये पॉसिबल है कि आप, मतलब इस तरह होता है कि आपने पूरे सेंटेंस के मीनिंग को चेंज किया। ऑल लैंग्वेजेस हैव स्पेसिफिक रूल्स अबाउट विच वर्ड्स गो वेयर। दुनिया में जितने भी लैंग्वेजेस हैं, चाहे उर्दू हो, हिंदी हो, ब्रिटिश इंग्लिश हो, अमेरिकन इंग्लिश हो, चाइनीज़ हो, उन सब के कोई ना कोई रूल्स होते हैं। ग्रामर के रूल्स होते हैं, लैंग्वेज के रूल्स होते हैं। किसी भी फ्रेज़ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, किसी भी फ्रेज़ को बनाने के लिए, सेंटेंस को बनाने के लिए उनके रूल्स होते हैं। सेम उर्दू के भी रूल्स होते हैं। इसी तरह एंड स्किल्ड राइटर्स कैन मैनिपुलेट दिस रूल्स टू मेक सेंटेंसेस साउंड मोर पोइगनेंट और पोइटिक। लेकिन जो पोइट्स होते हैं वो जो है इन रूल्स को फॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो स्किल्ड राइटर्स होते हैं, वो राइम स्कीम का यूज़ करते हैं। और ऑब्वियसली आपने पोइट्री, अगर बीएस इंग्लिश के स्टूडेंट हो तो आपने देखा हो कि पोइट्री में कोई रूल्स नहीं फॉलो किया जाता। मतलब कोई ये नहीं होता कि आपने ग्रामर को फॉलो करना है, या आपने जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं कि सब्जेक्ट आएगा, फिर वो वर्ब आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ये फॉलो नहीं किया जाता। सिंटैक्स इन लैंग्विस्टिक्स रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। अब लैंग्विस्टिक्स में इसको क्या कहते हैं? लैंग्विस्टिक में भी इसको कहते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस को सिंटैक्स कहा जाता है। सिंटैक्स का वर्ड्स टॉपिक्स लाइक वर्ड ऑर्डर, के वर्ड ऑर्डर को ये कवर करता है। वर्ड ऑर्डर से मुराद जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसी तरह ग्रामर रूल्स के कौन से ग्रामर के क्या क्या रूल्स है, इंग्लिश के क्या क्या रूल्स है जो इंग्लिश ग्रामर है, कि एस को मैंने कहाँ पुट करना है और ई एस को कहाँ लगाना है, आई एस को कहाँ लगाना है, और द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। Syntax is essential to understanding constituency, the term for multiple words acting as a single unit. In long and complex sentences, constituency is necessary to determine the hierarchy within the sentence, particularly with sentence diagramming. अब यहाँ पे बात करते हैं डीप एंड सरफेस स्ट्रक्चर की। सिंटैक्स, आई होप आप लोगों को समझ आई हो कि सिंटैक्स का मतलब ये है कि किसी भी लैंग्वेज के जो है रूल्स होते हैं सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, फ्रेजेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, क्लॉसेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। डीप एंड सरफेस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? टू स्पेसिफिकली डिफरेंट सेंटेंसेस आर शोन इन दीज एग्जांपल्स। यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास। चार्ली ब्रोक द विंडो वाज ब्रोकन बाय चार्ली। अब इसको समझते हैं कि ये कैसे डीप और सरफेस स्ट्रक्चर है। इन ट्रेडिशनल ग्रामर, अब ट्रेडिशनल ग्रामर है क्या? ट्रेडिशनल ग्रामर पे मैंने वीडियो बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर ना भी मिले तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे सिंटैक्स एंड ग्रामर से रिलेटेड जो है प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, उसको देखिएगा। और वहाँ बीएस इंग्लिश के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर उसी में हुए हैं, सिंटैक्स एंड ग्रामर की प्लेलिस्ट में। सो इन ट्रेडिशनल ग्रामर द फर्स्ट इज़ कॉल्ड एन एक्टिव सेंटेंस। ट्रेडिशनल ग्रामर, यहाँ पे मैं एक शॉर्ट बता देता हूँ, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ट्रेडिशनल ग्रामर वो ग्रामर होता है जो रूल्स लैटिन और ग्रीक के फॉलो किए गए थे इंग्लिश को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इंग्लिश के सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, फ्रेजेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो रूल्स लैटिन और ग्रीक के फॉलो किए गए थे उनको हम ट्रेडिशनल ग्रामर कहते हैं। अब इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। फोकसिंग ऑन व्हाट चार्ली डिड, तो यहाँ पे फोकस किया जाता है कि चार्ली ने क्या किया। अब ये एक्टिव सेंटेंस है। जो पहला सेंटेंस है चार्ली ब्रोक द विंडो, तो ये एक्टिव सेंटेंस है। एंड द सेकेंड इज़ अ पैसिव सेंटेंस, जो दूसरा है वो पैसिव सेंटेंस है। फोकसिंग ऑन द विंडो एंड व्हाट हैपेंड टू इट, और जो दूसरा सेंटेंस है उसका मेन फोकस किस चीज़ पे? विंडो पे है, कि विंडो के साथ क्या हुआ। द डिस्टिंक्शन बिटवीन देम इज़ अ डिफरेंस इन देयर सरफेस स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे डिफरेंस है इनके सरफेस स्ट्रक्चर में। दैट इज़ द डिफरेंट सिंटैक्टिक फॉर्म्स दे हैव एंड एज इंडिविजुअल इंग्लिश सेंटेंसेस। हाउएवर दिस सुपरफिशियल डिफरेंस इन form discusses the fact that the two sentences are very closely related, even identical at some less superficial level. तो इसका मतलब ये है कि सरफेस स्ट्रक्चर में हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं, हमने सिर्फ मीनिंग देखना होता है। मीनिंग समझ आ गई, दैट्स इट। डीप स्ट्रक्चर में हम डेप्थ में जाते हैं।
अब इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे, द अदर अंडरलाइंग लेवल वेयर द बेसिक कंपोनेंट्स लाइक नाउन phrase plus verb plus noun phrases shared by the two sentences can be represented is called their deep structure. तो जब आप डेप्थ में जाते हो वहाँ पे आप क्या करते हो कि आपने ये देखना होता है कि कहाँ पे नाउन फ्रेज यूज़ हुआ है, कहाँ पे वर्ब फ्रेज यूज़ हुआ है. तो ये सब जो है हम डेप्थ मींस डीप स्ट्रक्चर में स्टडी करते हैं. लेकिन सरफेस स्ट्रक्चर में हमने सिर्फ सिंपल देखा, सेंटेंस है, उसकी मीनिंग समझ आ गई, बस दैट्स इट. लेकिन डीप स्ट्रक्चर में आप ये देखते हो कि नाउन फ्रेज है, वर्ब है, नाउन है, और भी आप बहुत कुछ देखते हो. डेप्थ में जाना पड़ता है. द डेप्थ स्ट्रक्चर इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन विच ऑल द एलिमेंट्स डिटर्मिनिंग स्ट्रक्चरल इंटरप्रिटेशन आर रिप्रेजेंटेड. मतलब आपने सब कुछ देखना होता है इसमें. दैट the same deep structure can be the source of many other surface structures, such as it was Charlie who broke the window and was the window broken by Charlie. In short, the grammar must be capable of showing how a single underlying abstract representation can become different surface structures. अब structural ambiguity क्या है? Let's say we have two distinct deep structures. One expressed the idea that Anna had an umbrella and she bumped into a man with it. अब यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं डीप स्ट्रक्चर के. तो पहला एग्जांपल क्या है? Anna had an umbrella and she bumped into a man with it. The other expresses the idea that Anna bumped into a man and the man happened to be carrying an umbrella. Now these two different versions of events can actually be expressed in the same surface structure. अब इनको भी एक सरफेस स्ट्रक्चर में एक्सप्रेस किया जा सकता है. लाइक फॉर्म स्ट्रक्चर, सरफेस स्ट्रक्चर फॉर्म Anna bumped into a man with an umbrella. This sentence provides an example of structural ambiguity. अब यहाँ पे structural ambiguity की बात चल रही है कि it has two distinct underlying interpretations. यहाँ पे हमारे पास ये दो interpretations है, इसके दो तर्जुमे हैं, translation है, that have to be represented differently in deep structure. जब हम इसकी depth में देखेंगे तो इसके जो है दो मानी निकलते हैं. तो the comedian Groucho Marx knew how to have fun with structural ambiguity. तो ये एक कमेडियन था, वो मतलब structural ambiguity का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे. In the film Animal Crackers, he first says, "I once shot an elephant in my pajamas." अब ये जो है structural ambiguity की निशानी है. अब क्या मतलब इसका? Suppose then follows it with how he got into my pajamas, कि वो मेरे पजामा में कैसे आए. I will never know. In the non-funny interpretation, part of the underlying structure of the first sentence should be something like जैसे I shot an elephant while I was in my pajamas. मतलब मैंने उस वक्त एलिफेंट को शूट किया था जब मैं पजामा पहन रहा था. तब अब ये स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटी की बात चल रही है. लेकिन जब आपने पिछले सेंटेंस में क्या मतलब आप ये सोच रहे थे कि मतलब डिफरेंट सोच होती है किसी की कि कैसे पजामा में जो है एलिफेंट को मारना. लेकिन यहाँ पे ये बताया गया है कि आई शॉट एन एलिफेंट व्हेन आई वाज इन माय पजामाज, मतलब मैंने पजामा पहना था तब मैंने एलिफेंट को शूट किया था. इन द अदर और नो इंटरप्रिटेशन, पार्ट ऑफ द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर वुड बी समथिंग लाइक आई शूट एन एलिफेंट विच वाज इन माय पजामाज. तो ये जो है जैसे ये दूसरा इंटरप्रिटेशन है इसका कि मैंने एलिफेंट को शूट किया विच वाज, जो मेरे पजामा में था. There are two different underlying structures with the same surface structure. Like phrases can also be structurally ambiguous as in expressions like small boys and girls. The underlying interpretation, अब यहाँ पे एक और example है. The underlying interpretation can be either small boys and girls or small boys and all girls. Our syntactic analysis will have to be capable of showing the structural distinction between these underlying representation. अब रिकर्जन की बात करते हैं. लास्ट है हमारे पास द रूल्स ऑफ द ग्रामर विल आल्सो नीड टू क्रूशियल प्रॉपर्टी ऑफ रिकर्शन. रिकर्सिव मींस, रिकर्सिव का क्या मतलब है, रिकर्शन का क्या मतलब है? रिपीटेबल एनी नंबर ऑफ टाइम्स, किसी भी चीज़ को रिपीट करना, उसको हम रिकर्शन कहते हैं. रूल्स हैव द कैपेसिटी टू बी अप्लाइड मोर देन वंस इन जनरेटिंग अ स्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है. वी कैन हैव वन प्रेपोजिशनल फ्रेज डिस्क्राइबिंग लोकेशन ऑन द टेबल. In the same sentence, in the sentence the gun was on the table. अब यहाँ पे हमारे पास एक sentence है the gun was on the table. We can also repeat this type of phrase using different words. Near the window for as long as the sentence still makes sense, like in the bedroom, on the table,
near the window. So in order to generate a sentence such as the gun was on the table near the window in the bedroom, we must be able to repeat the rule that creates a prepositional phrase over and over again. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि prepositional phrase को बार बार रिपीट किया गया है. अब with क्या है हमारे पास, obviously preposition है. with the window, sorry near the window, near हमारे पास क्या है, preposition है. और इसी तरह जो हमारे पास दूसरा था the gun was on the table, on के हमारे पास preposition है. इसी तरह ये जो पहला सेंटेंस था कि इन द बेडरूम, ये भी एक फ्रेज़ है. इनके हमारे पास प्रेपोजिशन है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रेपोजिशन को बार बार रिपीट किया जाता है. तो इस रिपीटिशन को क्या कहते हैं, रिकर्शन. आई होप अब आपकी रिकर्शन की समझ आई होगी. वी मस्ट ऑल्सो बी एबल टू पुट सेंटेंसेज इनसाइड अदर सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी प्रोड्यूस अ सेंटेंस सच एज कैटी न्यू दैट मैरी हेल्प्ड जॉर्ज. अब ये एक और एग्जाम्पल है. वी टू सो विद द सेंटेंस मैरी हेल्प जॉर्ज इनसाइड इट. And those two sentences can be generated inside other sentences such as John believed that Katie knew that Mary helped George. In principle, there is no need to the recursion that would produce ever longer versions of complex sentence with this. अब यहाँ पे इसने that का यूज़ किया है. तो उसके आगे क्या बता रहा है कि in principle there is no end to the recursion that would produce ever longer versions of complex sentence. तो ये फिर complex sentences में आ जाता है जब आप ये एंड वगैरह का यूज़ करते हो. बेसिकली द ग्रामर विल हैव टू कैप्चर द फैक्ट दैट अ सेंटेंस कैन हैव अनदर सेंटेंस इनसाइड इट और दैट अ फ्रेज कैन बी रिपीटेड हैज़ ओपन एज रिक्वायर्ड. तो आप फ्रेज को रिपीट भी कर सकते हो और एक सेंटेंस के अंदर दूसरा सेंटेंस भी होता है. जैसे यहाँ पे इसने लिखा था जॉन बिलीव दैट कैटी न्यू दैट मैरी हेल्प जॉर्ज. तो देखो आप 3 सेंटेंसेस आपको देखने को मिले. जॉन बिलीव्ड, जॉन ने यकीन किया. दैट कैटी न्यू, कैटी ने. आप अगेन कैटी न्यू, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ. मैरी हेल्प जॉर्ज, अगेन पास्ट इंडेफिनिट टेंस. तो यहाँ पे एक सेंटेंस में आपको 3 सेंटेंसेस देखने को मिल रहे हैं. तो ये रिकर्शन में आता है. इसी तरह जब आप प्रेपोजिशनल को बार बार रिपीट करते हो, ज़रूरी नहीं कि प्रेपोजिशन कोई भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन सब को हम रिकर्शन ही कहते हैं. वी शुड नोट दैट रिकर्शन ऑफ दिस टाइप इज़ ओनली ए फीचर ऑफ ग्रामर. तो ये एक ग्रामर की फ़ीचर है बट कैन आल्सो बी एसेंशियल पार्ट ऑफ अ थ्योरी ऑफ कॉस्मिक स्ट्रक्चर एज इन द रूल ऑफ टर्टल्स इन वन टाइटल ओल्ड लेडीज व्यू ऑफ द universe in the introductory quotation. So this was all about today's. I hope this video has been helpful for you. Thanks for watching. मिलते हैं next video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. Take care of yourself.